तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स रॉक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। चलिए आज बात करते हैं एथिक्स की। दरअसल आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जहां पे हर संडे संडे हम लोग डिस्कस करेंगे एथिक्स की स्टडीज को कैसे सॉल्व किया जाए। बेसिकली अभी ये क्योंकि हमारी पहली क्लास है, तो इस क्लास में हम एथिक्स को भी समझते हैं, हम इस सिलेबस को भी समझते हैं और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि दरअसल ये पेपर हमारे यूपीएससी के सिलेबस में इंक्लूड क्यों किया गया है। तो चलिए बिना रुकावट शुरू करें आज की क्लास को। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एथिक्स होती क्या है, तो दरअसल आप एथिक्स शब्द की हिंदी को समझेंगे, एथिक्स वर्ड की हिंदी को तलाशेंगे तो आपको कोई स्पष्ट हिंदी इस शब्द की नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है नैतिकता। अगर एथिक्स का मतलब नैतिकता है तो फिर मोरल वैल्यूज का मतलब क्या होगा, मोरालिटी मतलब क्या होगा। दरअसल अगर हम देखें तो इस शब्द का यानी एथिक्स शब्द का सही जो हिंदी है वो आपको नहीं, आप उसको खोज पाओगे, नहीं पता कर पाओगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग, हिंदी मीनिंग ऑफ एथिक्स। तो चलिए परिभाषित करने की कोशिश करें, जरा इस एथिक्स शब्द को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में एथिक्स होता क्या है। और जब हम ये समझ पाएंगे कि एथिक्स होता क्या है, तभी जा करके आप इस पेपर को या केस स्टडी को या थियरी को ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे, समझ पाओगे। सबसे पहले आपको समझ होनी चाहिए दरअसल इस शब्द की डिमांड क्या है। देखिए नैतिकता यानी एथिक्स ये उन सिद्धांतों, मूल्यों का अध्ययन है, किसका किसका, वैल्यूज का, प्रिंसिपल्स का। सो बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल, जो क्या चीज सही और गलत, अच्छे और बुरे आचरण के बीच का फर्क बताते हैं। देखिए ये जो वर्ड है, ये जो एथिक्स शब्द है, आप इसको न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि नॉर्मेटिव वे से पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे गणित में हम कहते हैं दो और दो चार, लेकिन एथिक्स में दो और दो हमेशा चार नहीं हो सकते। या कह लीजिए यहाँ पे जो सिद्धांत और मूल्य हैं ये व्यक्ति, समुदाय, समाज, राज्य, राष्ट्र, देश, परिस्थिति, स्थिति, इनके हिसाब से बदलते रहते हैं। तो नैतिकता क्या है, बेसिकली अगर हम अभी परिभाषा चले तो यह उन सिद्धांतों मूल्यों का क्या है, अध्ययन है, जो बेसिकली हमको ये बताते हैं क्या फर्क, कि सही क्या है और गलत क्या है। ये समाज और व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता, दायित्व, न्याय, कर्तव्य इन पर आधारित होता है। कि इस सिनेरियो में एक एक लड़की है जो मतलब कभी बेटी रही है, तो बेटी के होने के नाते उसका क्या दायित्व है, फिर पत्नी होने के नाते उसका क्या दायित्व हुआ, फिर माँ होने के नाते क्या दायित्व हुआ, फिर न्याय, कर्तव्य, इन सब चीजों का अमलगमेशन ही नैतिकता है। इसका अगर हम उद्देश्य की बात करें तो नैतिकता का उद्देश्य है सही निर्णय लेना। अब यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, लेट मी हाईलाइट, वो है सही। कैसे निर्णय लेना है, तो हमने कहा सही निर्णय लेना ही नैतिकता है। इसका मतलब जरा और समझिए। देखिए नैतिकता इसका मतलब ये हो गया, नैतिकता का मतलब हो गया ये बेस करेगी किस पे, तो हम कहेंगे ये बेस करेगी सिचुएशन पे। ठीक है, हमने कहा सही और गलत गलत जो है उसके फैसले या उनके आधार पर काम करना नैतिकता है। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई फिर ये सही क्या है और गलत क्या है। अब यहाँ पे समाज कुछ नए मूल्य, नियम, सिद्धांत और जो व्याख्याएं हैं इनकी चर्चा करे। जैसे सत्यम वद यानी हमेशा सत्य बोलो, ये नैतिकता है। ईमानदारी से रहो, ये नैतिकता है। सत्य के रास्ते पर चलो, ये नैतिकता है। चोरी ना करो, ये नैतिकता है। जो काम करना आपका दायित्व है उसी में लगे रहना, ये नैतिकता है। लेकिन क्या ये नैतिकता, क्या ये नैतिकता हर सिचुएशन में, हर स्थिति में यही फॉलो होगी? क्या इसी को हम नैतिक आचरण मानेंगे? मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए, जितना ज्यादा हो सकता है एथिक्स को एग्जाम्पल से समझिएगा तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा अच्छा बेहतर करेगी, ज्यादा मतलब कह लीजिए सुदृढ़ करेगी। जैसे मैंने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए क्योंकि सत्य बोलना ही सही आचरण है।
अब जरा एक सिचुएशन हमें इमेजिन करते हैं। मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ, मुझे लगता है मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये एथिक्स है, ये एथिकल कंडक्ट है, ये नैतिक आचरण है कि हम झूठ ना बोलें। अब देखिए, मैं रास्ते में एक सुनसान सड़क पर खड़ी हूँ। वहां पे हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रही है, बहुत तेजी से दौड़ रही है, और दौड़ते दौड़ते वो मेरे बगल से एक गली है और उस गली से मुड़ जाती है, गली में अंदर की तरफ चली जाती है। तब तक मैं देखती हूँ कि कुछ लड़के उसका पीछा करते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं। लड़की ने जाते वक्त मेरे से कहा था कि प्लीज मत बताइएगा कि हम इधर जा रहे हैं। अब सोचिए कि वो लड़के पीछा करते करते आते और मेरे से पूछते, बताओ वो लड़की कहाँ है, क्या तुमने किसी लड़की को जाते हुए यहाँ से देखा? अब बताइए, मेरी नैतिकता कहती है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी इस नैतिकता को ही मान के चलेंगे, इस नैतिकता को ही आड़े रखेंगे और इसी के हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लेंगे, तो क्या ये सही मायने में एक सभ्य समाज, एक जिम्मेदार समाज, एक राष्ट्र मेरे इस आचरण को क्या ये नैतिक मानेगा? इसका मतलब नैतिकता किस पे बेस्ड है? सिचुएशन पे। चलिए कुछ और एग्जांपल से समझें। देखिए, महाभारत में आपने एक पात्र का नाम सुना होगा, इनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है ये धर्म जिनके लिए पहले और राज जो है बाद में, हर हाल में धर्म की जीत होनी चाहिए, इसीलिए इनका नाम है धर्मराज, जिनके लिए धर्म पहले है और राज्य बाद में। तो ये जो धर्मराज है, ये किस मूल्य पर चलते हैं? तो इनका ये मूल्य है कि ये हमेशा सत्य बोलते हैं, और पूरा जो कौरव समाज है और जो पांडव समाज है, जितने भी लोग हैं, सब जानते हैं कि जो युधिष्ठिर है वो कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसे में आप देखिए, तो कौरव पांडव की लड़ाई में जो कह लीजिए इतने ऐसे ऐसे आचरण रहे जहां द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दिया गया, जहां पांडवों को वन भेज दिया गया, और इसके बाद जब महाभारत कुरुक्षेत्र में रण हो रहा है, तो वहां गुरु द्रोणाचार्य का जो पुत्र है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा को हटाने के लिए यह आवश्यक तथ्य है कि जो द्रोणाचार्य हैं उनको जो है कुरुक्षेत्र के मैदान से हटाया जाए, और उसको हटाने का एक ही तरीका है कि अगर गुरु द्रोण को यह पता चल जाए कि इनका जो पुत्र है अश्वत्थामा वो अब संसार में नहीं है, अदरवाइज जो गुरु द्रोण है वो लाखों की संख्या में क्या कर रहे हैं, पांडव सेना के जो सैनिक हैं उनको काट रहे हैं, उनके जो गुरु द्रोण के तीर हैं वो पांडव सेना को बेधते चले जा रहे हैं। ऐसे में भीम चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अश्वत्थामा को मैंने मार दिया, गुरुदेव मैंने अश्वत्थामा को मारा है। अब क्योंकि द्रोणाचार्य को पता है कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते, तो चलो हम एक बार चलते हैं युधिष्ठिर से पूछते हैं। अब युधिष्ठिर कौन है? जिनके लिए धर्म पहले है और राज बाद में है, इसीलिए धर्मराज है, और धर्म के आधार पर इनका ये मानना है, यह संसार मान रहा है कि धर्म का मतलब है कि झूठ ना बोला जाए। क्या अगर यही धर्म है तो गांधी के शब्दों में कहें तो धार्यति इति धर्म, जिसको धारण करना ही मेरा कर्तव्य है वो मेरा धर्म है, तो धर्म के आधार पर इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे धर्म ये भी कहता है कि जो सैनिक आपके लिए, आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपके साथ रण में आए हैं, उनकी जान बचाना भी फिर ये आपका कर्तव्य है कि आप उन सैनिकों की जान बचाएं। ऐसे में अगर युधिष्ठिर यहाँ पर झूठ नहीं बोलते हैं तो न जाने कितने सारे सैनिकों की यहाँ पे हत्या हो जाएगी, क्योंकि गुरु द्रोण के तीर उनको काटते चले जा रहे हैं, बेधते चले जा रहे हैं। ऐसे में आपने महाभारत में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, जहां पे युधिष्ठिर भी क्या कहते हैं, अश्वत्थामा हतो इति नरो व कुंजरो व, कि अश्वत्थामा मारा गया, अब वो आदमी है या हाथी है। ठीक, और इसी वजह से फिर जो द्रोण है वो अपने बाण रख देते हैं और अंततः जो धृष्टद्युम्न है वो द्रोण की हत्या करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि नैतिकता किस पे बेस्ड है? तो एथिक्स किस पे बेस्ड है? एथिक्स इज ऑल अबाउट द सिचुएशन, कि किसी सिचुएशन में मेरे लिए क्या करना उचित है, किसी सिचुएशन में हम उस समय क्या निर्णय लेंगे, इसके आधार पर, इनके आधार पर गलत, अच्छे, बुरे आचरण के बीच का जो फर्क बताए वही क्या होगा, नैतिकता। यानी नैतिकता में आप कोई मानक डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम ऐसा ही रहेंगे, नहीं, ये सिचुएशन के आधार पर आपको डिसीजन लेने होंगे। तो एथिक्स में दरअसल आपको दी जाती है केस स्टडीज, कि अब ऐसा ऐसा मुद्दा है, ऐसे ऐसे केस है, अब बताओ कि यहाँ पे तुम्हारा जो दुविधा है वो किस नैतिकता के किस मूल्य को लेकर है, और इस दुविधा की घड़ी में तुम कैसे डिसीजन लोगे। दिस इज ऑल अबाउट द पेपर ऑफ एथिक्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों की और समझ लेते हैं। देखिए दरअसल आपका जो सिलेबस है जीएस पेपर 4 का, उसकी जो टैग लाइन है दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे 3 शब्द लिखे हुए हैं, जहां पे इन 3 चीजों की समझ ही आपका पेपर 4 है। पहला एथिक्स, जिसको अभी अभी हमने समझा, फिर आता है इंटीग्रिटी, और फिर है एप्टीट्यूड, जिसको अभिरुचि भी कहते हैं। देखिए एक शब्द है एटीट्यूड, जो कि अगेन पेपर 4 में सब टॉपिक है। ये एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड है, बस टी में पी जोड़ा गया है तो एप्टीट्यूड है। दोनों में बड़ा फर्क है एटीट्यूड एप्टीट्यूड में, अभी इसको समझेंगे। जरा हम कह रहे सिलेबस को खंगालें, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। अब एथिक्स क्या है ये हमने समझा, चलिए जरा समझे इंटीग्रिटी को। देखिए अगेन इंटीग्रिटी की भी सही हिंदी क्या होगी, अभी इन्होंने नैतिकता ही लिखा, लेकिन इंटीग्रिटी शब्द की जो सही हिंदी है वो हमें आप खंगाल नहीं पाएंगे। अब अगर हम देखें इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, जैसे आप ऐसा समझिए कि कहते हैं ना कि भाई एलएलबी एलएलएम इंटीग्रेटेड है, मतलब जहां एक साथ होने की बात होगी। अब सिविल सर्विसेज का बहुमूल्य चरित्र में इंटीग्रिटी भी शामिल होता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है दृढ़ता। आप अपने मूल्यों, सिद्धांतों और नैतिकता के प्रति दृढ़ कितने हैं, वही आपका इंटीग्रिटी हो जाता है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, जहां एथिक्स एक तरफ बात कर रहा था कि सिचुएशन बेस्ड डिसीजन होनी चाहिए, वही इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि सिचुएशन क्या भी हो और आप अपने नैतिक मूल्यों के प्रति दृढ़ हो जाए, वही इंटीग्रिटी है। देखिए एथिक्स कह रहा है सिचुएशन के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, ये परिस्थितियां हैं जो तय करेंगी कि तुम्हारा नैतिक आचरण क्या होना चाहिए। और दूसरी तरफ इंटीग्रिटी क्या कह रहा है कि तुम्हारे नैतिक आचार, व्यवहार, विचार इतने दृढ़ होने चाहिए कि परिस्थिति क्या भी होती चली जाए, कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो जाए, आप अपने जो आपने नैतिकता तय कर लिए है, आपने जो सिद्धांत तय कर लिए हैं, आपने जो मूल्य तय कर लिए हैं, आप उससे पथभ्रष्ट नहीं होंगे। तो दोनों देखिएगा कितनी बड़ी डायकोटॉमी है, जहां पे एक और कहा जा रहा है सिचुएशन बेस्ड और यहाँ पे दूसरी तरफ कह रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन। चलिए जरा यहाँ पे भी कुछ उदाहरण से लेके आपको समझाने का प्रयास करें। हमने बात की महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिए जो लक्ष्य लिया, या कहें जिस साधन की बात की कि इस साधन से हम भारत को आजाद कराएंगे, तो साधन रहा अहिंसा। अब बापू ने सबसे ये कहा कि भाई मुझे अहिंसा के मार्ग से चलकर ही भारत की आजादी लानी। क्या कानून का मार्ग लेंगे? नहीं। क्या कभी मैं हिंसा करूंगा? नहीं। क्या चाहिए मुझे? तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मुझे हर हाल में अहिंसावादी लक्ष्यों को या अहिंसावादी मार्ग के आधार पर ही भारत की आजादी चाहिए। अब इन्होंने इस बात को तय कर लिया। चलिए जरा कुछ उदाहरण देखें। अहिंसा की बात करें तो आपको याद होगा कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है और सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक तोड़ो कानून की चर्चा चल रही है। नमक तोड़ो कानून, कहाँ नमक तोड़ना है तो आपको याद हो तो यहाँ पे एक घटना हो रही है, धरासना की घटना। ये गांधीवादी आंदोलन है और धरासना की इस घटना में जो अमेरिकी पत्रकार है, अमेरिकी पत्रकार अपने लेख में लिख रहे हैं कि जत्थे में लोग जाके नमक कानून तोड़ रहे हैं, नमक बना रहे हैं धरासना नाम की जगह। नमक बनाने के लिए एक जत्था जाता है, अंग्रेजी सेना उनके ऊपर हिंसा करती है और वो जख्मी हो जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। और अमेरिकी पत्रकार लिखता है कि इतना खून बह रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ और अपनी आंखें फेर ले रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। एक जत्था हटता है, दूसरा जत्था चला जाता है और उनमें से कोई भी हिंसा का प्रयोग नहीं कर रहा है, सब अहिंसा वाली तरीके से कि मतलब हम तुम पे जो है हमला नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके से महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है धरासना। अब देखिए यहाँ पे चुनौती कितनी ज्यादा है कि आपके ऊपर हिंसा हो रही है, फिर भी लोग रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अहिंसा का पालन कर रहे हैं, अहिंसा की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। और अहिंसा की नीति पर बढ़ने के कारण लोग इस गांधीवादी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस गांधीवादी आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इंटीग्रिटी का या कह लीजिए दृढ़ता का कितना क्लासिक एग्जाम्पल बनता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन,
सिचुएशन क्या भी हो, ये अपने पथ से पथ भ्रष्ट नहीं हो रहे हैं। अगर इन्होंने तय किया है कि इनको अहिंसा के मार्ग से चलकर ही भारत की आजादी चाहिए, तो अहिंसा के मार्ग से चलते चलते ही ये भारत की आजादी लाने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज द वैल्यूज डिसाइडेड बाय द गांधी। इन्होंने पहले से ये मूल्य डिसाइड करके रखे हैं, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो भाई और इंटीग्रिटी की बात करें, जैसे कि मतलब और किसी पर्सनालिटी में देखें कि भाई क्या भी सिचुएशन आ जाए लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा है, इनके अपने मूल्य हैं, तो इस मूल्य के लिए ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक। तो जहां एक तरफ एथिक्स क्या कह रहा था कि सिचुएशन के आधार पर आप डिसीजन लेंगे, वहीं आपका इंटीग्रिटी क्या कह रहा है कि आप सिचुएशन नहीं बल्कि सिचुएशन क्या भी हो, आपके जो मूल्य है वो एकदम अडिग रहने चाहिए। जैसे आप आईएएस बनते हो तो आप कहते हैं कि हमको भाई समाज की सेवा करनी है, हमें देश को आगे लेके जाना है। लेकिन मान लो कि आपके कोई निहित लाभ आ जाए कि भाई तुमको हम इतना पैसा दे रहे हैं, तुम हमारा ये छोटा सा काम कर दो, इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन आपने वो मूल्य तय किए थे कि भाई मुझे मेरा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो पोवर्टी एलिविएशन है, मेरा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है आईएएस बनने का वो अंतिम व्यक्ति का कल्याण करना है, देश को अपलिफ्ट करना है। तो इसके लिए हमने तय किया है कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हमने तय किया है कि हम करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अब ये क्या हो जाएगी, ये मेरी इंटीग्रिटी हो जाएगी, ठीक। तो पहला शब्द रहा एथिक्स, दूसरा शब्द रहा इंटीग्रिटी। और अब चलिए बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड की। देखिए एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि। जैसे अभिरुचि से आप सिंपली समझिएगा कि किसी की कितनी क्षमता है और कितनी योग्यता है। क्षमता से कहने का मतलब है स्वाभाविक क्षमता और योग्यता। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई सीख के योग्य नहीं बन सकता, ठीक। जैसे कोई आपने सुना होगा ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़ते सन। कि जब हम सीखना शुरू करते हैं तो सीखते 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 प्रैक्टिस जो है परफेक्ट कर देती है। लेकिन कई दफा आपने देखा होगा कि कोई कोई क्लास में ऐसा है कि भाई वो बिल्कुल नहीं पढ़ता फिर भी टॉप कर रहा है। कई बार हमने ऐसे पर्सनालिटीज का, ऐसे लीजेंड्स का भी नाम सुना है कि देखते हैं कि भाई उन्होंने उनके जितनी मेहनत बाकियों ने भी की लेकिन उनको ज्यादा सफलता मिल गई। तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से या स्वभाव में ही इनबिल्ट हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ा सा भी पढ़ते हैं कर ले जाते हैं। कुछ लोग इनोवेटिव बहुत सोचते हैं कि भाई अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, या अच्छा यहाँ से धूप आ रही है काम करो, यहाँ पे ये नहीं ये कर दो, यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा कर दो। कैसे वो सारी चीजें आती है, तो वो क्या है, वो उनकी स्वाभाविक क्षमता है। जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल अब्दुल कलाम की, एपीजे अब्दुल कलाम को अगर आप देखेंगे तो वो एनडीए ऑफिसर बनना चाहते थे। और अगर आपने पढ़ी हो द विंग्स ऑफ फायर, जहाँ पे कलाम साहब लिखते हैं कि जब उनका एनडीए में नहीं हो पा रहा था और नहीं हो पाया तो वो बहुत ज्यादा निराश हो गए थे। और निराश होने के बाद जब एक संत ने उनको बताया कि तुम इससे बड़ा कुछ करने जा रहे हो, तो डीआरडीओ में शामिल होना, इसरो में आना और फिर पीएसएलवी और अग्नि जैसी जो मिसाइल है वो भारत को सौंपने में ये इनकी योग्यता है। हाँ, इन्होंने स्किल भी रखी लेकिन ये इनकी स्वाभाविक क्षमता का भी पार्ट है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड। जैसे आपने नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर का, किसने नहीं सुना होगा। तो सचिन तेंदुलकर ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही क्रिकेट में केवल प्रैक्टिस की है। जितनी प्रैक्टिस सचिन करते हैं उतनी प्रैक्टिस बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जो कर रहे हैं। लेकिन शायद जितने महान बल्लेबाज तेंदुलकर बने वो उतने महान बल्लेबाज नहीं बन पा रहे हैं। तो सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, ये क्या है, इनकी स्वाभाविक क्षमता है, ठीक है, जन्मजात इनका गुण है। जो ये क्या कहेंगे, ये इनका एप्टीट्यूड है, ये इनके स्वभाव में ही इनबिल्ट है। ये इनका जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आया है ना उसमें ही ये सारी चीजें विद्यमान है, ठीक। तो ये जरूर है कि हाँ स्किल ले करके प्रैक्टिस कर करके आप उस चीजों को अपने में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो किसी की स्वाभाविक क्षमता में अगर योग्यता जुड़ जाए तो वो उसको बहुत आगे लेकर के जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें श्रेया घोषाल की, तो श्रेया घोषाल मान लीजिए कि वो उनका डांस करना शुरू कर देती, डांसर होती, तो क्या शायद वो इतनी आगे बढ़ते, मे भी बढ़ जाते, हो सकता ना भी बढ़ते। ज्यादा क्षमता क्या है कि वो ना बढ़े। तो इनकी स्वाभाविक क्षमता सिंगिंग है,
और इन्होंने उस और प्रैक्टिस भी की, तो स्वाभाविक क्षमता और योग्यता दोनों जुड़ गई, और स्वाभाविक क्षमता और योग्यता जुड़ जाने से आप देखिए ये बन गया इनका एप्टीट्यूड। और इसीलिए आज के समय में श्रेया घोषाल एक जानी मानी सिंगर मानी जा रही है। सेम वे जैसे विराट कोहली की बात करें कि अब वो बोले कि नहीं भाई मैं ना बैडमिंटन खेलूंगा, तो अब स्वाभाविक क्षमता कुछ और, प्रैक्टिस कहीं और, तो शायद कोहली कोहली नहीं होते। आपने वो कौन सी मूवी है, एम एस धोनी पर बनी हुई मूवी, वहां पे आपने देखा होगा कि वो रेलवे में बने हुए हैं, रेलवे में काम कर रहे हैं, तो योग्यता किधर जा रही है, रेलवे की जॉब की तरफ। लेकिन जब उस योग्यता में उनकी स्वाभाविक क्षमता जुड़ गई, यानी क्रिकेट खेलने की क्षमता जुड़ गई, तो स्वाभाविक क्षमता और योग्यता जुड़ने के बाद वो क्या बन गया, अभिरुचि, यानी इसके बाद वो क्या हो गया, एक अच्छे प्लेयर। तो देखिए अभी तक हमने एथिक्स में 3 शब्दों को समझा। एथिक्स जो कि आपका सिचुएशन के आधार पर तय हो रहा है कि इस समय में आप क्या डिसीजन लेंगे। दूसरा हो गया इंटीग्रिटी, कि भाई आपका सिचुएशन क्या भी हो, लेकिन एक बार आपने नीति नियम बना लिए, आपने सिद्धांत तय कर लिए, तो आप उन सिद्धांतों के प्रति फिर क्या रहेंगे, दृढ़ रहेंगे। फिर हमने बात की अभिरुचि की, जहां पे 2 चीजों से बात बनती है, पहले ही है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता और दूसरी है योग्यता। तो बेसिकली इन 3 चीजों का अमलगमेशन आपका पेपर 4 है। बेसिकली इस स्पेशल सीरीज में हमें आपसे केस स्टडीज की बात करनी है, लेकिन केस स्टडीज तक हम पहुंचे पहले, आज क्योंकि पहली क्लास है तो हम लोग एक बेस बना लेते हैं, और एक आध केस स्टडी जरूर आज की क्लास में आपके साथ सॉल्व करेंगे, फिर आने वाली कक्षाओं में हम लोग केस स्टडीज की चर्चा किया जाए। चलिए अब जरा आगे भी कुछ चीजें देख लेते हैं। ये रहा आपके एथिक्स का सिलेबस। चलिए जरा सिलेबस को खंगालते हैं और देखें एथिक्स के सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई हैं। देखिएगा सिलेबस में सबसे पहले वो है नैतिकता और मानवीय अंतर संबंध, जहां पे आप देखेंगे मानवीय क्रियाकलाप, निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में नैतिकता कैसे काम करती है, मानवीय मूल्य क्या क्या है, जो महान नेताओं में सुधारकों के जीवन से, शिक्षाओं से ये हमको सीखना है, मूल्यों को विकसित कैसे करें, इन मूल्यों के आधार पर परिवार, समाज ये कैसे चलता है, या इन मूल्यों के गठन में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाएं कैसे भूमिका निभाती। जैसे आपको एक उदाहरण बताएं तो अभी हाल ही में मैंने देखा कि बस में बैठकर 2-3 महिलाएं हैं जो आपस में बात कर रही हैं, और उनमें से एक महिला अपने ऊपर होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस, जो उसके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, बाकी महिलाओं को बता रही है कि कल खाना ठीक नहीं बना था तो ये हमको मार दिए। तो फिर हमने कहा कि अरे यार गलती हो गई, कैसे करें, अब तो गलती होगी, तो अब आइंदा से ना आज हम बहुत खाना बड़े ध्यान से बनाए, तो फिर ये भी मारे, तो फिर ऐसा हुआ। अब बाकी जो महिलाएं हैं उनके लिए वो जस्ट नॉर्मल सी बात है, और वो महिला भी आराम से बता रही है, वो भी बस में, ठीक है। तो सारी महिलाएं उसकी बातें सुन रही हैं, और वो जो समाज है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि ये घरेलू हिंसा है ही नहीं, ये कैसी हिंसा है, ये तो हमारे परिवार का भाग है। तो सोचिए किसी भी मूल्य को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाएं कितनी भूमिका निभाती हैं। अब उस महिला के पास उनके बच्चे हैं, उनकी एक बेटी भी बैठी है, उस बेटा भी बैठा है, तो यानी बेटी और बेटे को भी मैसेज जा रहा है कि अगर परिवार में पत्नी को मार भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये होते रहते। तो कई बार जो बच्चा है, जो एक कोरी कागज है, वो अपने आप को समाज को सौंप रहा है कि तुम जैसा चाहो मुझे गढ़ो। अब यदि परिवार के मूल्य सही नहीं होंगे, यदि परिवार में लोकतांत्रिक भावनाएं नहीं होगी, यदि परिवार में इक्वालिटी नहीं होगी, तो आने वाली पीढ़ियों में ये जिन मानवीय मूल्यों की हम बात कर रहे हैं फिर वो मिस हो जाएंगे। और सेम वे समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम जैसा समाज देखते हैं ना, कहते हैं जैसे आपने सुना होगा कि जो ये मूवीज होती हैं या पिक्चर है, ये समाज का दर्पण है। तो पहले जिन मूवीज में गरीबी, भुखमरी इनको दिखाते थे, आज के समाज में आप देखें तो न्यूक्लियर फैमिली को दिखा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को दिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सामाजिक आयाम चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे मूवीज चेंज होती जा रही हैं। यानी जो पहले कहते थे ना 2 बीघा जमीन, और आज की मूवी में बात 2 बीघा जमीन की नहीं हो रही है, बीच में बात हुई कभी खुशी कभी गम, यानी जो परिवार है कभी दुखी भी होगा कभी सुखी भी होगा, लेकिन परिवार
साथ चल रहा है, वहीं पे अब देखिए धीरे धीरे जो मूल्यों मतलब जो मूवीज के मूल्य हैं, जो चीजें हैं वो कितनी बदल रही हैं। और आज के डेट में बात परिवार को लेकर के नहीं बल्कि किसी और रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी, मतलब यहाँ पे अब जो बातें हो रही हैं वो दो लोगों से चल रही है, दो लोगों तक आगे बढ़ी। चलिए, परिवार समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका भी यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे कि विषय वस्तु मतलब दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, नैतिक राजनीतिक दृष्टिकोण क्या होता है, सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिविल सेवा, यानी एक सिविल सेवक बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता, क्या आधारभूत भूत मूल्य है, ईमानदारी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निष्पक्षता क्या है, गैर पक्षपात क्या है, निष्पक्षता यानी तटस्थता है या नहीं। यानी जब आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपको राजनीतिक कार्यपालिका के साथ काम करना होगा, और ऐसे में राजनीतिक कार्यपालिकाएं अस्थायी हैं, तो आपके से ये अपेक्षा की जाती है कि आप तटस्थ रहें, यानी सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन आपकी जो तटस्थता है वो बरकरार रहे, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के से जुड़ के काम ना करें। तो आप जनरली देखेंगे तो ज्यादातर जो केस स्टडीज है वो आपकी प्रशासनिक जो एथिक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, वहां से आती है। फिर इसके बाद देखिएगा इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रशासन शासन में इनका कितना उपयोग है इसकी बात समझेंगे। भारत और विश्व के जो विचारक हैं और जो दार्शनिक हैं इनके योगदान की चर्चा करेंगे, साथ ही इन्होंने क्या थेरीज दी इनकी बातें। लोक प्रशासन में ज्यादातर देखिएगा यहाँ से बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सेवा में क्या मूल्य होंगे, जवाबदेहिताएं कैसे तय की जाएंगी, पारदर्शिता कैसी होगी, कॉर्पोरेट प्रशासन कैसे काम करता है, इन सब की बात करेंगे। फिर शासन में ईमानदारी की बात, लोक सेवा की अवधारणा, शासन ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, सूचना साझाकरण, बहुत सारी आप देखेंगे केस स्टडीज यहाँ से आती हैं। और ट्रांसपेरेंसी जहाँ पे आपका ये जो आरटीआई हो गया, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, साथ ही साथ सिटीजन चार्टर हो गया, वो सबका सब यहाँ पे आ जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, भ्रष्टाचार करप्शन या जो आपका सार्वजनिक धन है इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। और इन सब के आधार पर देखिएगा हमारे एथिक्स में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक आपका थियरी पार्ट और इसके बाद आता है केस स्टडी, जो लगभग 80% पार्ट कवर करता है। तो केस स्टडी में जितनी भी यहाँ पर हम ऊपर ये थ्योरीज देख रहे हैं इन सब का एप्लीकेशन इस टॉपिक में होता है जिसको है केस स्टडीज। ठीक है, तो केस स्टडीज को हम लास्ट में रखा गया है आपके इसमें। तो केस स्टडीज में जितने भी आपने ऊपर थ्योरीज दी सबका एप्लीकेशन करते हुए आपको केस स्टडीज को समझना होगा। तो बेसिकली ये हमने अभी तक आपके साथ बैकग्राउंड की चर्चा की, जहां हमने समझा एथिक्स क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या है, और इसके साथ ही साथ हमने देखा कि एप्टीट्यूड क्या है, जो कि हमारी टैगलाइन है, जो कि हमारी थीम है जीएस पेपर 4 की, और उसके बाद जीएस पेपर 4 का सिलेबस क्या है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें केस स्टडीज को समझना है, तो केस स्टडीज को चलिए सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो क्या होगी, केस स्टडीज कैसे हमारे एग्जाम में आते हैं, कितने हम इसमें नंबर ले सकते हैं, इन सब सारी चीजों की चर्चा आपसे कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको यूपीएससी में अच्छी मेरिट में आना है तो आपको एथिक्स, एसे और ऑप्शनल इसमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके स्कोर को आप कर सकते हैं। अब एथिक्स में जो मेजर पार्ट होता है, आप देखेंगे पेपर आपके दो सेक्शंस में आता है। ऊपर आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपकी नजर में खुशी क्या है, ठीक है, सुख क्या होता है। दूसरा जो पूरा सेक्शन होता है वो पूरा का पूरा सेक्शन डील करता है आपकी केस स्टडीज से, जहां पे आपको पूरे केस स्टडीज ही आते हैं और केस स्टडीज को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक, तो आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा और पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में आप क्या लेंगे, मतलब क्या करेंगे। ठीक है, अब अब इस पूरे केस स्टडीज में जरा हम देखें कि केस स्टडी कैसे आती है, फिर उसको सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा और कैसे कैसे केस स्टडीज को हमको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए जरा समझे। जैसे देखो कि हमने 2023 से ये 2023 का जो यूपीएससी का पेपर आया वहां से इस केस स्टडी को उठाया है। देखो, किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने के पहले
दरअसल आपको पहले तो केस स्टडी को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और साथ ही साथ जो कीवर्ड है उनको अंडरलाइन भी कर लेना चाहिए। अभी हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी केस स्टडी आती है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चरणबद्ध तरीके से देखिए तो देखिए किसी भी केस स्टडी में आपसे जनरली ये समझने की कोशिश होती है, वो होती है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन कहने का मतलब ये है कि देखो ये समस्या है और ज्यादातर आप देखेंगे कि समस्या में बहुत सारी दुविधाएं होंगी और वो दुविधा कैसी होगी, क्या कहते हैं आपकी रिलेटेड टू योर एथिकल डायलेमा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो एथिकल डायलेमा है उसको लेकर कैसे जो है केस स्टडीज आती है और उसमें वहां से आपसे पूछा जाता है कि इस केस स्टडी में ये जो नैतिक नैतिक डायलेमा शुरू हुआ, ये जो एथिकल डायलेमा है, इसमें आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अगर ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो रहा है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, आप इस फला पद पे हो, आप ये हो या आप आम आदमी हो, ऐसे में तुम क्या कदम उठाओगे, कोर्स ऑफ एक्शन तुम्हारा क्या है। इसके साथ ही साथ जितनी चीजें आप थियरी में पढ़ेंगे प्लस आपने जो भी चीजें पेपर 1, 2, 3 में पढ़ी है उन सबका एप्लीकेशन भी आपका जीएस पेपर 4 में डाला गया है। दरअसल अगर हम बात करें कि पेपर 4 को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया था यूपीएससी ने, तो जो लोग चुन के जा रहे थे उनके बारे में यूपीएससी कमीशन ने ये कहा कि ये जो लोग चुन के आ रहे हैं दे हैव दैट एटीट्यूड, इनके पास एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है और अभिरुचि है, दोनों चीजें हैं, बट इनके पास ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड करने का मतलब है जिस तरीके से ज्यादातर जो हमारा समाज है या जो अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं सेवाओं की पहुंच है या कहें कि जो है अंतिम व्यक्ति के लिए न्याय, तटस्थता, सत्यनिष्ठा, इनकी जो जरूरत है वो आने वाले अधिकारियों में हमें नहीं मिल रही। ऐसे में जरा आप ठोक बजा के चेक कर लीजिए, जरा समझ लीजिए यूपीएससी कि हम क्या ऐसे अधिकारी ला पाने में सक्षम हैं, क्या हम ऐसे अधिकारी ला सकते हैं। और इन चीजों की परख के लिए पेपर 4 को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि पहले ही समझा जा सके कि किस पर्सन के अंदर कैसा एप्टीट्यूड है। अगर आपके अंदर वो ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड है और क्या है उसमें, जैसे भी हमने पढ़ा ना कि कुछ तो स्वाभाविक क्षमताएं होती हैं और कुछ चीजें क्या है जिनको क्या हम उसको ऐड कर सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं, अगर ऐड कर सकते हैं, योग्यता में डाल सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो चलिए जरा एक केस स्टडी देखें जो 2023 के पेपर में आई है और फिर हम देखें कि जो केस स्टडीज है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोगों के यदि कोई डाउट है, क्वेरीज है, कंफ्यूजन है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछते चलिएगा। साथ ही साथ यदि आप लोगों को लगता है कि एथिक्स केस स्टडीज या एथिक्स में और भी आपको कोई समस्या है तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में अवश्य से अवश्य पूछ लें, जिससे कि जो एथिक्स, जैसे मैंने बताया कि एथिक्स ऐसे और ऑप्शनल यही स्कोरिंग है तो वो फिर आपका स्कोर वहां से बढ़े। देखिएगा, पेन लीजिए और साथ के साथ जैसे जब भी आप भी केस स्टडी सॉल्व करें तो जो कीवर्ड है उनको अंडरलाइन अवश्य करें जिससे कि सॉल्व करते समय फिर आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा, केस स्टडी है एक आईएएस ऑफिसर जिसका नाम है विनोद। कह रहे हैं विनोद एक ईमानदार, यानी इसका गुण है समर्पित। समर्पित किसके प्रति? अपनी सेवा के प्रति। तो विनोद एक ईमानदार और समर्पित आईएएस अधिकारी है। अभी हाल ही में विनोद ने यानी उन्होंने राज्य परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का पद संभाला है, जो पिछले 3 वर्षों में इनका छठा तबादला, यानी 3 वर्षों में इनका 6 बार तो तबादला हो चुका हो। तबादला होने के बाद अभी क्या है, ये प्रबंध निदेशक के पद पर आसीन है। इनके सहकर्मी जो इनके साथ काम करते हैं वो इनके ज्ञान, मिलनसारिता, ईमानदारी की सराहना करते हैं। जो भी लोग इनके साथ काम करते हैं वो जानते हैं, वो समझते हैं कि ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति, बड़े नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत मिलनसार है, मतलब सबका हालचाल लेते रहते हैं, सबसे बड़े मतलब अच्छे तरीके से बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। और सभी ये जानते हैं कि जो विनोद है ये एक ईमानदार व्यक्ति है। अब आगे देखते हैं, राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हैं और मुख्यमंत्री के करीबी हैं। देखिए ये क्या है, ये प्रबंध निदेशक है। अब यहाँ पे देखिए केस शुरू कर रहे हैं कि जो राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष हैं वो क्या है, एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हैं, यानी ये एक पॉलिटिकल पर्सन है। और जो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उस मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी, बड़े क्लोज हैं। कौन? जो वहां पे राज्य परिवहन निगम का जो अध्यक्ष है वो। ठीक,
विनोद को निगम में कई कथित कथित मतलब कही गई, इन्होंने सुना, इनको बताया गया, विनोद को निगम में कई कथित अनियमितताओं और वित्तीय मामलों में अध्यक्ष की तानाशाही के बारे में पता चला। किसके बारे में? तानाशाही के बारे में। कि अब विनोद को पता चल रहा है कि भाई ये जो अध्यक्ष हैं इनकी वजह से कई सारी अनियमितता हो गई। अनियमितता मतलब कि कोई काम अभी होना था, हो ही नहीं रहा है, अनियमित तरीके से। बड़ा दूसरा कि बहुत सारे वित्तीय जो मामले हैं, पैसे वाले मामले, उसमें भी जो अध्यक्ष है वो तानाशाही रवैया अपना रहे। तानाशाही कहने का मतलब क्या है? एक पक्षी, जो सोचते हैं वो करते हैं। हमने सोच लिया होना चाहिए तो मतलब होना चाहिए। कौन? जो राज्य परिवहन निगम का अध्यक्ष है। इसके बारे में विनोद को कथित रूप से पता चला। अब देखिएगा, ये जो अध्यक्ष है ये क्या है? एक मुख्यमंत्री का बड़ा प्रिय है, ठीक है, मुख्यमंत्री का करीबी भी है। अब देखिए, विपक्षी पार्टी के एक बोर्ड सदस्य विनोद से मिलता है। कौन मिल रहा है? जो विपक्ष पार्टी है, मतलब जो मुख्यमंत्री होगा वो तो सत्तारूढ़ का व्यक्ति होगा, जिसका जो राज्य परिवहन निगम का जो अध्यक्ष है उसी का पर्सन है, उसके बड़ा करीबी है। लेकिन विपक्षी पार्टी के एक बोर्ड सदस्य विनोद से मिलते हैं। विनोद से मिलने के बाद ये जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं ये इनको कुछ दस्तावेज देते हैं। दस्तावेज मतलब एक तरीके से प्रूफ देते हैं, साथ में एक वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपते हैं। जो विपक्षी पार्टी है उस राज्य की, वो लोग इसको विनोद को एक वीडियो रिकॉर्डिंग देते हैं, जिसमें जो अध्यक्ष है, जो कि मुख्यमंत्री का चहेता है, वो क्यूएमआर टायरों की आपूर्ति के लिए, अब क्योंकि परिवहन है ना, तो क्यूएमआर टायरों की आपूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में घूस मांगते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये वीडियो में दिख रहा है कि तो घूस मांग रहे हैं। अब अचानक विनोद को याद आता है कि जो अध्यक्ष है उन्होंने क्यूएमआर टायरों के लंबित मामलों को जल्दी मंजूरी दिलाई थी। तो विनोद को याद आता है कि हाँ हाँ, ये कोई मतलब सही बात है, क्योंकि जल्दी जल्दी मंजूरी भी इसी अध्यक्ष ने ही टायर के मामले में दिलाई थी। अब क्या है कि विनोद जो बोर्ड सदस्य उनसे पूछते हैं कि वो इतने ठोस सबूत होने के बावजूद अध्यक्ष को उजागर करने से क्यों बच रहे हैं। कि बोर्ड जो मेंबर्स हैं उनसे विनोद पूछता है कि भाई तुम ही लोग कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हो? अब तक तो जो है कार्यवाही कर देनी चाहिए तो क्यों नहीं कार्यवाही कर रहे हो? ठीक है। तो विनोद बोर्ड के सदस्य से पूछते हैं कि इतने ठोस सबूत हैं, इसके बाद भी आप लोग क्यों नहीं अध्यक्ष को उजागर करते, क्यों बच रहे हैं? तो सदस्य लोग कहते हैं कि अध्यक्ष उनके खतरों के आगे झुकने से इनकार कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि यदि विनोद स्वयं अध्यक्ष को उजागर करते हैं तो उन्हें जनता का समर्थन और मान्यता मिल सकती है। बोर्ड के सदस्य अब विनोद से कह रहे हैं कि एक काम करो, अगर तुम ही इस चीज को उजागर कर दो, मतलब बता दो कि हाँ अध्यक्ष ने रिश्वत लिया क्यूएमआर टायर के मामले में, तो जो जनता है ना वो तुम्हारा समर्थन कर देगी, तुमको मान्यता भी दे देगी। क्या मान्यता? कि बड़ा ईमानदार आदमी है, बड़ा समर्पित अधिकारी है। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो ये लोग बताते हैं कि देखो विनोद, चिंता नहीं करो, अगर अगली बार उनकी पार्टी सत्ता में आ गई तो विनोद तुमको पेशेवर वृद्धि मिल जाएगी। पेशेवर मतलब तुम्हें प्रमोशन तो पक्का है, प्रमोशन में हम वृद्धि दे देंगे। और विनोद को भी ये पता है कि अगर उन्होंने अध्यक्ष को उजागर किया तो उनको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का करीबी है, तो हो सकता है उसकी मुझे दंड मिल जाए, मतलब विनोद को दंड मिल जाए। साथ ही साथ 3 साल में 6 तबादले पहले हो चुके हैं, और अभी भी जरूरी है कि मतलब अगर करता है तो किसी दूर स्थान पर इसको स्थानांतरित भी कर दिया जाएगा, मतलब फिर से ट्रांसफर हो सकता है। इसके साथ साथ देखो, तो वो यह भी समझते हैं कि जो आने वाला चुनाव है वहां पे विपक्ष के जीतने की संभावना ज्यादा है। विपक्ष मतलब वो लोग जो विनोद को कह रहे हैं कि मतलब अगर हम जीत के आ जाएंगे ना तो तुम चिंता मत करो, तुमको हम जो है पेशेवर वृद्धि देंगे। ठीक। और विनोद को भी लग रहा है कि अगर मतलब जो जीत ये वाली पार्टी है इसके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि जो पार्टी वो जीत जाए, और अगर ये पार्टी जीत जाती है, मतलब जो विपक्षी वाले हैं जो आके वीडियो क्लिप वगैरह देखने दे रहे हैं, उनके जीतने की संभावना ज्यादा है, तो मुझे पेशेवर वृद्धि मिल जाएगी। देखिए विनोद को दोनों चीजें समझ में आ रही, अगर उसने किया तो उसको दंड मिल सकता है, साथ ही साथ स्थानांतरण भी हो सकता है। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है वो लोग क्या कह रहे हैं कि हाँ, अगर मतलब ये भी समझ रहा है कि अगर ये विपक्षी पार्टी है और इन लोगों के जीतने की संभावनाएं भी है, जो विपक्ष की पार्टी है वो जीत सकती है, ये भी संभावनाएं दिख रही है, तो इससे जो है मुझे पेशेवर वृद्धि भी हो सकती है। ठीक। इसके साथ ही साथ देखिए, उन्हें यह भी एहसास होता है कि बोर्ड सदस्य उन्हें अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो बोर्ड के सदस्य हैं, जो कह लीजिए जो विपक्ष वाले जो जिन्होंने आके इसको दिखाया,
अगर मान लीजिए कि विनोद इस चीज को पब्लिकली लेके आ जाते हैं तो पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री राज्य में ऐसा ऐसा करा रहे हैं। तो ऐसा भी विनोद को लग रहा है कि जो ये बोर्ड के मेंबर्स हैं वो खुद तो आगे नहीं आ रहे बल्कि विनोद को एज अ टूल यूज कर रहे हैं, जिससे कि इनको मतलब जो बोर्ड के लोग हैं इनको क्या मिल जाए, राजनीतिक लाभ मिल जाए। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं। एक अधिकारी है जो कि प्रूवन ऑनेस्ट है, समर्पित अधिकारी है, जो अभी अभी प्रबंधक निदेशक का पद उसने संभाला। उनको 3 बार में 6 बार, बेचारे 3 साल में 6 बार उनका ट्रांसफर भी हो चुका। लोग ऐसा मानते हैं जो लोग उनके साथ काम करते हैं कि तो बहुत ईमानदार है। अचानक जो है इनको पता चलता है कि जो वहां का अध्यक्ष है वो तानाशाह टाइप का व्यक्ति है और मुख्यमंत्री का बड़ा चहेता है। तो कुछ लोगों ने आके इनको वीडियो रिकॉर्डिंग दे दी कि नहीं नहीं देखो इसने तो घूस लिया था। विनोद को दिख रहा है कि इसने घूस लिया है। साथ ही साथ वो बाकी लोगों से कह रहा है तुम लोग उजागर कर दो। तो वो जो है खतरा मानते नहीं कर रहे हैं। और विनोद को ये पता है कि अगर हम करेंगे तो हमारी जो है हमको दंड मिल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और नहीं मान लीजिए नहीं करते हैं या मान लीजिए इनका पक्ष ले लेते हैं, कर देते हैं तो अगर जब ये पार्टी इनकी जीतेगी तो मुझे आपको मतलब पेशेवर यानी ग्रोथ मिल जाएगी थोड़ी। ठीक। हाँ, उसको ये भी समझ में आ रहा है कि ये लोग इसको एज अ पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रहे हैं जहां पे इनका अपना राजनीतिक लाभ हो सकता है। ये तो नहीं केस स्टडी जहां पे इतनी सारी चीजें विनोद के से रिलेटेड हमने समझी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, एक जागरूक सिविल सेवक के रूप में विनोद के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध है। मतलब अभी जितने भी चीजें हमने देखा ऐसे में विनोद के पास क्या क्या विकल्प हैं। मतलब ये करें कि ये करें, विकल्प मतलब जैसे आप अपने प्रीलिम्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो विकल्प होता है ना कि कौन सा वाला सही, 1 2 3 4। ऐसे में यहाँ पे आपको विकल्प पहले बनाने होंगे। ठीक है कि ये विकल्प है, पहला तो ऐसा कर ले। फिर उसका क्या करना है, मूल्यांकन। मतलब कौन कौन से विकल्प उपलब्ध है उसका मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन का मतलब है मूल्य का आकलन। जब भी किसी क्वेश्चन में मूल्यांकन लिखा होता है तो इसका सिंपल मतलब आप समझिएगा कि किसी चीज का, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज खरीदने जाए तो मैं देखो कि अच्छा ये चीज 200 की है, तो क्या ये वाकई में 200 लायक है या नहीं। ठीक। तो इसी तरीके से कोई भी विकल्प आप बनाएंगे तो उस विकल्प में ये तलाशने की कोशिश करेंगे कि इस विकल्प में कितना मूल्य, मूल्य मतलब ये कहाँ तक सही होगा। ठीक। दूसरा जो इसमें केस स्टडी है वो कह रहा है उपरोक्त मामले के प्रकाश में नौकरशाही के राजनीतिकरण के कारण उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों पर टिप्पणी भी करें। आपको ये भी समझाना है कि जो ये राजनीतिकरण हो जाता है नौकरशाही के मुद्दों का, जबकि अभी अभी हमने यहाँ पे देखा, देखिएगा कि जहां पे हमने कहा था निष्पक्षता रहनी चाहिए, तटस्थता रहनी चाहिए। तो निष्पक्षता और तटस्थता के बाद किस तरीके से जो है इसका राजनीतिकरण हो जाता है, उससे कितना इफेक्ट पड़ता है सिविल सेवाओं पे, इन दोनों ही चीजों की चर्चा दरअसल हमें इस केस स्टडी में, इस केस स्टडी के माध्यम से करनी है। हमें दोनों ही चीजों को खंगालना है, दोनों ही चीजों को समझना है कि फिर ये इन इन मुद्दों को मतलब कितना नैतिक माना जाए, नैतिक मुद्दे यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व। तो चलिए अब जरा देखें कि जैसे मान लो कि ये तो कोई भी इस तरह से आपके सामने केस स्टडीज आती हैं और फिर आपको उन केस स्टडीज को सॉल्व करना होता है। जैसे पूरी केस स्टडी में सबसे पहला काम, जब भी आपके पास केस स्टडी है तो आप हाईलाइट कर लीजिए वर्ड्स को कि इसमें क्या क्या की वर्ड्स है जिनके आधार पर तब आप जाके आप विकल्प तलाश पाएंगे। तब जाकर आप विकल्प मतलब ढूंढ पाओगे कि अच्छा ये चीजें हैं। तभी तो आप उन विकल्पों का मूल्यांकन करिएगा ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, केस स्टडी को बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए और जितने भी हाईलाइटेड की वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसके बाद देखो किसी भी केस स्टडी को सॉल्व हम कैसे करते हैं, मतलब क्या क्या उद्देश्य हैं, कैसे कैसे स्टेप्स लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। ठीक। तो सबसे पहले किसी भी केस स्टडीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको समझना होगा उस केस स्टडी का संदर्भ। संदर्भ मतलब ये किस बारे में केस स्टडी है, इसमें क्या जानने की कोशिश की जा रही है, किसके बारे में कहा जा रहा है, नैतिक मूल्य क्या इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आप इसके लिए क्या करिए, केस स्टडी को पहले बहुत ध्यान से पढ़िए।
ठीक है। इसके बाद आपको देखना होगा कि इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर मतलब कौन कौन हितधारक है। जैसे अभी हमने केस स्टडी देखी, तो इसमें देखिए किस किस के बारे में ये केस है। जैसे इसमें एक हितधारक तो हो गया विनोद, जो आईएएस ऑफिसर है। एक हो गया आपका अध्यक्ष, फिर हो गए बोर्ड के सदस्य, फिर हो गई जनता। ठीक है? तो मतलब सबसे पहले आपको क्या देखना, केस स्टडी को पढ़ने के बाद, कि इसके प्रमुख प्रमुख ये जो केस स्टडीज है उसके हितधारक कौन कौन है। मतलब ये जो क्या कहते हैं केस स्टडी है, इसमें किन किन लोगों को इसमें कवर किया गया है, या कौन कौन से लोग हैं जो इसमें स्टेक होल्डर बन रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको तलाशने होंगे किसी भी केस स्टडी को पढ़ के। सबसे पहले तो आप तलाशिए कि ये जो केस स्टडी है वो किन किन लोगों के बारे में है, इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन है। दूसरी चीज जो देखनी होती है, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। दूसरा होता है कि इसमें कौन कौन से मुद्दे इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो पहला तो हो जाता है हितधारक, नंबर वन हितधारक स्टेक होल्डर देखिए, फिर आप इसमें चेक करिए कि इसमें मुद्दे कौन कौन से इन्वॉल्व है। जैसे भ्रष्टाचार, जैसे ईमानदारी। ठीक है। तो संदर्भ को समझने का मतलब है कि आपको समझना है कि इससे जुड़े हुए हितधारक, इससे जुड़े हुए मुद्दे कौन कौन से, तब जाके फिर आप उस पूरे मुद्दे की डायसी को समझ पाएंगे। फिर आप देखिए कि जटिलता कहाँ कहाँ है। मतलब अच्छा ये करेंगे तो यहाँ से ये कॉन्सिक्वेंसेस, तो जटिलता कहाँ कहाँ पे आ रही है, कहाँ कहाँ पे। जब जटिलता मतलब जब हम किसी ऐसे रास्ते पे खड़े हो जाए जहां से, मतलब किसी ऐसे मोड़ पे जहां से हमें कई रास्ते दिख रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है किधर जाए, तो वही होता है जटिलता। तो आप पूरे परिदृश्य में जटिलताओं को समझे कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ रही है। सबसे पहले हमने क्या किया, संदर्भ को समझा, जहां पे हमने ये देखा कि संदर्भ में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, कौन कौन से मुद्दे। अब दूसरा स्टेप होता है कि आप समस्याओं की पहचान करें कि इससे जुड़ी हुई जो समस्या है दरअसल वो क्या क्या है। इसमें आपका जो सेकंड स्टेप होता है वो है नैतिक दुविधा को पहचानें। जैसे जैसे यहाँ पे एक तरफ तो है ईमानदारी कि सही का साथ दें, वर्सेस ये आ जाता है आपकी, क्योंकि आप बार बार तबादला हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो दूसरा आ रहा है आपके स्वयं के हित। इसको कहते हैं डाइकोटोमी वाली सिचुएशन। ठीक है। तो दूसरा स्टेप होता है कि पहले तो आपने संदर्भ को समझना है। संदर्भ को समझने के बाद आप देखिए क्या मुख्य समस्या है। ठीक है। इसमें नैतिक दुविधा क्या क्या इन्वॉल्व होगी, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है, इसी में आपको प्रशासनिक मुद्दों को समझना होगा कि भाई यहाँ पे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, क्या क्या इश्यूज हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसी स्टेप पे आपको उनका विश्लेषण करना होता है। और जब हम कह रहे हैं विश्लेषण, तो विश्लेषण को ऐसे समझिएगा, अगर आपको केमिस्ट्री याद आ रही है तो केमिस्ट्री की क्लास में कैसे करते थे कि इतना Na है और इतना Cl है, तो ये इसका मतलब है सोडियम क्लोराइड बन गया। तो हमने विश्लेषित किया था ना, H2 होगा, O1 होगा, तो ही वो पानी होगा। तो यहाँ पे प्रशासनिक मुद्दों को विश्लेषण करना, विश्लेषण मतलब कि एक एक मुद्दे को तोड़ तोड़ के समझिए कि भाई यहाँ पे कहाँ तक ये जो है चुनौतियां इन्वॉल्व है, किस लेवल तक आप उस चुनौती को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, जो मतलब तीसरा स्टेप है, वो है हितधारकों का विश्लेषण। जैसे आप स्टेप वन में हितधारक बना लेंगे कि जैसे पहला हितधारक विनोद हो गया, दूसरा हितधारक आपका अध्यक्ष हो गया, बोर्ड वाले हो गए। तो हितधारकों का विश्लेषण करिए कि जो जितने लोग, मतलब आपका वो जो फैसला होगा वो किन किन लोगों को प्रभावित करेगा। विनोद अगर कोई फैसला लेगा तो वो विनोद को कितना प्रभावित करेगा, अध्यक्ष को कहां तक प्रभावित करेगा, बोर्ड को कहां तक प्रभावित करेगा। और क्योंकि यहाँ पे जनता भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कहीं पे भी दिखेगा कि मतलब जैसे शासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो सबसे ज्यादा वहां पे जो नुकसान होगा वो किसका होगा, जनता का। तो वहां पे जनता कितना इन्वॉल्व हो रही है, इस सारे स्टेप को हम कहते हैं हितधारकों का विश्लेषण करना। मतलब जहां पे आपको एक एक स्टेप को देखना होगा, समझना होगा कि किसी भी हितधारक का, जो जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, उनको कहां तक ये जो मेरा फैसला होगा वो प्रभावित करेगा। मतलब अगर मैं ये करूंगा तो ये अध्यक्ष को कितना करेगा, बोर्ड को कितना करेगा, मुझे कितना करेगा, साथ ही साथ जनता को कितना करेगा। तो सबके दृष्टिकोण और सबके हितों को समझना है। इस थर्ड स्टेप को हम कहते हैं हितधारकों का विश्लेषण, जहां पे आपको संतुलित समाधान निकालते हुए सारे ही दृष्टिकोणों पर विचार करना होगा। आंसर राइटिंग में आप ये सारी चीजें लिखेंगे, देखो ये लेंगे तो उसमें ये चीजें इन्वॉल्व हैं, बात समझ रहे हो। इसके बाद
फिर देखेंगे नैतिक ढांचे क्या है, जैसे नैतिक सिद्धांतों का और मूल्यों का उपयोग करके फिर आप केस का विश्लेषण करेंगे। देखिए यहाँ पे एक तरफ ईमानदारी, एक तरफ स्वयं का हित है, क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी ज्यादा बड़ा वो हो रहा है तो मुझे ईमानदारी की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे आप संवैधानिक जो आधार है, संवैधानिक जो मूल्य हैं, जो कानून है कि भाई यहाँ पे आर्टिकल 21 जहाँ व्यक्तिगत जीवन का अधिकार दिया है, और अगर ऐसे में हम सही नहीं करते हैं तो आने वाले समय में मान लीजिए कि टायर की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, तो आर्टिकल 21 का ये कहीं ना कहीं हनन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कानूनों का संदर्भ लीजिए, आप संवैधानिक मूल्यों का संदर्भ लीजिए और उनके आधार पर सोचिए कि जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो नैतिकता है, जो विधियां हैं, वो यहाँ पे कितना उसको इन्फ्लुएंस करेंगी। अब इसके बाद आता है, सबसे पहले हमने देखा कि कौन कौन स्टेक होल्डर होगा, मुद्दों की पहचान की, फिर समस्याओं की पहचान करिए, फिर आप देखिए कि वो जो आपने जो भी चीजें निकाली हैं वो हित धारकों का विश्लेषण करिए कि किसी भी हित धारक को ये कितना इन्फ्लुएंस करेंगी। फिर आप आते हैं कि भाई इसमें नैतिक ढांचा कौन कौन सा लगा है, फिर वहां पे संवैधानिक मूल्य, विधिक, कानून वो कितना आ रहा है, विधिक मूल्यों की पहचान किस तरीके से आपको करनी है, ये सारी चीजें करेंगे। अब इसके बाद आता है फिर आप समाधान मतलब प्रस्तावित करें कि आपने सारे विकल्प बना लिए कि विकल्प नंबर 1 यहाँ पे मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी। नंबर 2 मुझे ये करना चाहिए लेकिन यहाँ पे हित धारक पे ऐसा होगा, नैतिक ढांचा ऐसा होगा। नंबर 3 ये करना चाहिए, इसमें ऐसा ऐसा होगा। इसके बाद आप समाधान मतलब एक एक समाधान को समझे, प्रत्येक विकल्प मतलब जैसे विकल्प नंबर ये इसका ऐसा हो सकता है, इतना लाभ होगा, इतनी हानि होगी, इसके आधार पर इसका मूल्यांकन करिए। यानी जितने भी आपने विकल्प बनाए हैं फिर अब आप तय करिए कि इस विकल्प का इतना पॉजिटिव, इतना नेगेटिव, फिर इस विकल्प में इतनी चीजें मतलब प्लस में जा रही है, इतनी माइनस में जा रही है, उसके आधार पर आप मूल्यांकन करिए। और जब ये सारे स्टेप का आप मूल्यांकन कर लेंगे तब आप इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि अंत में आपने किस निर्णय को लिया और वो निर्णय कितना सही था। तो जो सर्वोत्तम, देखिए यहाँ पे कोई भी सही गलत नहीं होता। एथिक्स में देर इज नथिंग दैट कंप्लीट ट्रुथ एंड देर इज नो कंप्लीट रॉन्ग। कोई भी चीज कंप्लीट गलत सही नहीं होती। ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये सिचुएशन बेस्ड सब्जेक्ट है, जहाँ पे प्रत्येक सिचुएशन के आधार पर आप डिसीजन लेंगे। यानी विनोद का कोई निर्णय यहाँ पे कुछ और होगा और यही अगर सिचुएशन कहीं और होगी तो शायद निर्णय कुछ और हो। तो यहाँ पे सिचुएशन के आधार पर फिर आप इसको बताएंगे कि आपका ये जो पर्टिकुलर विकल्प में से आपने किस विकल्प का चयन किया और क्यों किया, उनके आधार या उनके तर्क को प्रस्तुत करते हुए आप किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आने वाली जो क्लासेस होंगी वहां पे हम लोग केस स्टडीज को आपके साथ सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे भी। आप भी हमारे साथ जो है केस स्टडीज को सॉल्व करते चलिएगा, देखिएगा कि जो है केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करना है। साथ ही साथ हम टेलीग्राम पेज पे भी और भी केस स्टडीज डाल देंगे, जिससे कि आप लोग वहाँ टेलीग्राम पेज से जाकर केस स्टडीज को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग केस स्टडीज की प्रैक्टिस भी करते चले। अदरवाइज सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग पुरानी वाली केस पे लौटते हैं, जहाँ पे अभी तक हमने विनोद का पूरा केस समझा है कि विनोद एक IAS ऑफिसर, 3 साल में 6 तबादले, और अभी राज्य परिवहन निगम का प्रबंध निदेशक है। और जहां पे ये भी पोस्टेड है वहां पे एक अध्यक्ष जो कि मुख्यमंत्री का करीबी है, उससे रिलेटेड ये केस है, जिसका वीडियोस ने देखा, घूस लेते हुए विपक्ष की पार्टी है, सब कुछ हमने केस में समझ लिया। अब देखिए इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना है कि इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली पूरा पूरा ये समझाइए कि ये जो केस है इसमें किस क्या बनाम क्या है, मतलब किस चीज से जुड़ा हुआ ये केस है। तो जैसे यहाँ पे हम सीधा लिख दें कि उपरोक्त जो केस स्टडी है राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सिविल सेवकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। ठीक, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि देयर इज नो परफेक्ट आंसर, कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं है। हम आपको सिर्फ मॉडल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको कैसे कैसे लिखें। ठीक है, तो परिचय जो मतलब केस स्टडी में जो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, तो आप एक मतलब मॉडल तैयार कर लीजिए। एक परिचय में ये बता दीजिए कि बेसिकली ये मुद्दा किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो जैसे आप एक रफली आइडिया दीजिएगा कि ये जो मुद्दा है ये इस पर्टिकुलर जो चीज है इससे जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि ये जो मुद्दा है, ये जो केस स्टडी है, ये राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण किसी सिविल सेवक की जो स्वतंत्रता है वो कितना प्रभावित होती है उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा केस है। अब आते हैं इस मुख्य भाग पे। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मुख्य भाग में जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कि आप लोग क्या करेंगे कि विकल्प बनाएंगे और एक एक विकल्प का जो है हमें विश्लेषण करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विनोद के पास उपलब्ध विकल्प क्या है।
तो देखिए सबसे पहले क्या करें कि सबूतों के आधार पर विनोद कार्रवाई कर दे और अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दे। मतलब क्योंकि उसने वीडियो देख लिया है तो सब कुछ किया, तो पहला हमने विकल्प प्रस्तुत किया। आपको ऐसे मतलब केस स्टडी को जनरल ऐसे ही स्टेप्स में हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहला विकल्प लिखा कि सबूतों के आधार पर कार्रवाई करना और अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से उजागर करना। दिस कैन बी डन बाई योर क्या नाम है विनोद। तो अब जैसे यहाँ पे था ना कि अब आपको क्या करना है कि जो भी चीजें आपने किया उसका विश्लेषण करिए कि ये कितना सही कितना गलत। तो सबसे पहले बात करें ये कितना सही यानी सकारात्मक। अगर ये स्टेप विनोद लेता है तो ये भ्रष्टाचार को उजागर करके ईमानदारी और पारदर्शिता की रक्षा करेगा। मतलब अगर विनोद ने ये स्टेप लिया तो ये भ्रष्टाचार को उजागर करेगा और ईमानदारी और पारदर्शिता की रक्षा करेगा। ऐसा कर सकता है विनोद। वहीं दूसरा पक्ष देखिए कि विनोद के कार्यों के लिए सार्वजनिक समर्थन और पहचान भी मिलेगी। जैसे यहाँ पे इन लोगों ने कहा था ना कि अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे जहां देखिएगा तो जनता का समर्थन और मान्यता मिल सकती है। तो अगर ऐसा विनोद करता है तो जो जनता है सार्वजनिक रूप से उसको रिकॉग्निशन भी मिल सकती है और पहचान भी मिल सकती है। तो ये तो हो गए अगर विनोद मतलब सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर दे, अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दे। तो ये जो सकारात्मक पक्ष है, मतलब इस विकल्प के ये सकारात्मक पक्ष है। आप इसको एथिक्स को पॉइंटर्स में ही डालना ज्यादा अच्छा होगा। तो पॉइंट्स में आपने पहले सकारात्मक पक्ष बताए। अब अगर यही चीज करें तो इसके नकारात्मक पक्ष क्या होंगे। तो जैसे देखिएगा हो सकता है कि प्रतिशोध का खतरा हो जाए। प्रतिशोध का खतरा यहाँ पे हमने देखा भी था कि यहाँ पे ये लिखा था कि उसे दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, उसको दंडित किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो प्रतिशोध का खतरा, इसमें इसको दंड भी मिल सकता है, दंडात्मक स्थानांतरण भी जहां पे शामिल है। तो नकारात्मक पक्ष में क्या होगा कि प्रतिशोध भी होगा और दंड भी मिल सकता है। दूसरा कि ये एक ईमानदार व्यक्ति है तो ये फालतू में पक्षपात पूर्ण राजनीति में उलझने का जोखिम है। जहां पे यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखी थी जहां पे ये भी उसको समझ में आ रहा है कि बोर्ड के जो लोग हैं उसको राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि दूसरा इसके साथ प्रॉब्लम मतलब सकारात्मक तो हमने देख लिया, नकारात्मक में कि वो राजनीति में उलझ जाएगा जहां पे पक्ष विपक्ष की आपसी झगड़े में इसको फालतू में उलझना पड़ जाएगा। तो अब चलते दूसरे विकल्प के। तो दूसरा विकल्प क्या हो सकता है कि विनोद ऐसा करे कि वो खुद कार्रवाई ना करे बल्कि उसी डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं उन लोगों को बता दे कि देखो अधिकारीगण ऐसा ऐसा हो रहा है, गुप्त रूप से वो रिपोर्ट कर दे, खुद सामने ना आए और वो अपने ही उस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको रिपोर्ट कर दे। तो इसका भी फिर सकारात्मक नकारात्मक आपको देखना होगा। सकारात्मक क्या होगा कि सरकार के अंदर और ट्रांसपेरेंट वे में जांच की जा सकेगी, बहुत गोपनीय तरीके से जांच हो सकती है। दूसरा, सबूतों की गोपनीयता भी बनी रहेगी, यानी यहाँ पे लीकेज नहीं होगी, गोपनीय रूप से सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया इसका अगर ये विकल्प वो लेता है तो इसके ये सकारात्मक पक्ष हो गए। यहाँ पे हाँ ये भी हो सकता है कि गोपनीय हो जाए, बाकी लोगों के सामने ना हो। ठीक, नकारात्मक पक्ष में देखिएगा तो अध्यक्ष का स्वयं संबंध किससे है, मुख्यमंत्री से। ऐसे में अगर ये जो चीजें हैं मतलब जो उसको वीडियो मिला है अगर वो इस चीज को देता है तो पहले ही अध्यक्ष का संबंध मुख्यमंत्री से है, अच्छे संबंध है, तो क्या वो निष्पक्ष जांच होगी। आंसर बहुत मुश्किल है हाँ कहने। यहाँ तो जो मुख्यमंत्री का इतना करीबी है तो फिर वहां पे निष्पक्ष जांच हो इसको लेकर के क्या है, अनिश्चितता। पता नहीं निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी। दूसरी चीज कि अब हो सकता है कि क्योंकि वो मुख्यमंत्री का चहेता है तो और भी लोगों का चहेता हो, तो यानी संगठन के भीतर भी उसके ऊपर प्रतिशोध या कवर अप का जोखिम लग सकता है कि मतलब भाई ये तो मंत्री जी के जो आदमी ना उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब पहला विकल्प उन्होंने देखा जहाँ पे वो उजागर करेगा तो इसके सकारात्मक नकारात्मक। फिर दूसरा विकल्प बनाइए उसके सकारात्मक नकारात्मक डालिए कि ये करेगा तो इसका ये सकारात्मक पक्ष होगा और ये नकारात्मक पक्ष होगा। ठीक है, अब तीसरे विकल्प की तरफ चले। माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो पाया लेकिन ये तीसरा विकल्प है। तो तीसरा विकल्प क्या है कि वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि करनी। मतलब यहाँ पे विनोद पहले स्वयं भी देखिए कि सही ये वीडियो सही भी है या नहीं है। आपको पता है कि आज के समय में तो डॉक्टर्ड वीडियो बन जाते हैं। ठीक है, तो कितना सही है वो वीडियो, पहले तो इसको जांच करें। उसके बाद वो क्या करे, विधिक सलाह ले ले। आईएएस ऑफिसर है वो चाहे तो विधिक सलाह भी ले ले, इसके साथ कुछ और अतिरिक्त सबूत या और अतिरिक्त प्रूफ लाने की कोशिश करे। नहीं तो फिर वो एक तरफा होगा। क्या करे कि एक और भी सबूत जुटाने की कोशिश करे। ठीक, और पक्षतापूर्ण राजनीति से बचे।
ठीक है, कि भाई विपक्ष कह रहा है तो चलो हम हावी हो जाएं और जो है जांच करना शुरू करें। तो पक्षपात वाला काम नहीं करते और सबूत लाते हैं और वीडियो की प्रामाणिकता की भी जांच करते हैं, कानूनी सलाह भी ले लेते हैं। अब फिर से इसके भी सकारात्मक नकारात्मक पक्ष देखिए। तो पहला सकारात्मक तो ये कि हाँ, ये सिविल सेवा के मूल्य के अनुसार तो है कि भाई आप एक पक्ष की बात नहीं सुनेंगे। हमने कहा तटस्थता होनी चाहिए कि पार्टी से ज्यादा आपके लिए पद मैटर करता है। फिर इसके साथ साथ आप राजनीतिक प्रतिशोध के भागी भी नहीं होंगे। जब अगर वो बात सही होगी, आपने पुष्टि कर ली सही है, तो आप तब एक्शन लीजिए। नकारात्मक क्या होगा कि ये जो है उसके करियर के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि पहले से उसका इतना बड़ा ट्रांसफर हो रहा है और अगर पता चल गया अध्यक्ष को कि ये जो है वीडियो की प्रामाणिकता करा रहा है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है उसका पहले ही स्थानांतरण कर दिया जाए ताकि वो इस दिशा में काम ही ना कर पाए। ये भी हो सकता है। अब देखिएगा, ये तो रहा पहला पार्ट जहां पे हमने देखा कि विनोद के पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध है। तो विनोद के पास हमने 3 विकल्पों की जांच की और उन तीनों विकल्पों को लेकर सकारात्मक नकारात्मक पक्षों की चर्चा की। दूसरा जो एक क्वेश्चन था, जहां पे दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि नौकरशाही से राजनीतिकरण में उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दे। तो आपसे ये नहीं पूछा था कि जो क्या कहते हैं विनोद है वो क्या करेगा। क्वेश्चन ये था कि विकल्प बताइए और हर विकल्प का मूल्यांकन करें। तो पहले पार्ट का आंसर तो आपने दे दिया। दूसरा पूछ रहा है कि यदि नौकरशाही में राजनीतिकरण होगा तो इससे क्या क्या नैतिक मुद्दे होंगे। तो अब आप पार्ट बी पे जाएंगे और लिखेंगे नौकरशाही से राजनीतिकरण में उत्पन्न होने वाले मुद्दे क्या हैं। जैसे सबसे पहले तो एक भ्रष्ट प्रणाली को जन्म देगा, ये भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार में बदल जाएगा। इससे क्या होगा, क्योंकि जनता जो है लोकतंत्र, जहां पर लोग पहले और तंत्र बाद में, जनता पहले और मैकेनिज्म बाद में होना चाहिए। इससे जनता का जो विश्वास है वो धीरे धीरे सिविल सेवाओं से कम होने लगेगा। इससे जो सिविल सेवकों की निष्पक्षता है और तटस्थता है, मतलब सिविल सेवक तो निष्पक्ष है ना, तटस्थ है, उनकी निष्पक्षता और तटस्थता पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ये हितों के टकराव को जन्म देगा और कार्य को कर्तव्य के लिए ही करना चाहिए। जैसे कि कांट के अनुसार है कि कार्य आप तब करें, वही कार्य करें जो करना आपका दायित्व है, उत्तरदायित्व और कर्तव्य है। योग्यता आधारित व्यवस्था कमजोर होगी क्योंकि सिविल सेवकों को महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं। तो फिर मतलब होता है ना, योग्य पर्सन अगर ऐसा करने लगेंगे तो फिर हो चुका, फिर तो योग्यता का कोई पैमाना ही नहीं रहेगा। साथ ही साथ सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट है, यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इन्होंने भी कहा है कि नौकरशाही का राजनीतिकरण मानसिकता में बदलाव के रास्ते अवरुद्ध कर देता है और नौकरशाही सार्वजनिक मुद्दों के प्रति असंवेदनशील और उदासीन हो जाती है। भ्रष्टाचार का दानव प्रशासन का स्थायी साथी बन जाता है। मतलब क्या होता है ना कि अगर नाव को डुबाने के लिए एक छेद ही बहुत, तो अगर धीरे धीरे करके एक एक ब्यूरोक्रेट भी ऐसे होने लगे तो फिर जनता का, समाज का, राष्ट्र का जो एक सपना है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, या कह लीजिए कि जिस जनतंत्र की बात हम करते हैं, जिस बंधुता की बात करते हैं, जिस विचार अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास की उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो सारी चीजें फिर बहुत गौण हो जाती हैं। तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे। तो जैसे हमने कहा था कि इंट्रो में आपको बेसिकली बताना है कि किस बारे में, तो निष्कर्ष में आपने क्या बताया। इसीलिए सिविल सेवकों की निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि सिविल सेवा बोर्ड का गठन कर दिया जाए। तो यानी कि वे फॉरवर्ड अप्रोच देते हुए आप इस केस स्टडी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, केस स्टडी में हमने अभी तक आज की क्लास में अभी तक क्या क्या समझा। हमने एथिक्स को समझा, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को समझा, हमने अपने सिलेबस को समझा, केस स्टडी को पढ़ा और इसमें किन किन स्टेप्स से हम केस स्टडीज को सॉल्व करते हैं, केस स्टडीज को सॉल्व करने वाले जो स्टेप्स हैं उनकी चर्चा की। फिर हमने आपसे समझाया कि आप किसी केस स्टडी को कैसे लिखेंगे और कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आने वाली क्लासेस में हम आपके साथ कई सारे जो केस स्टडीज हैं उनकी चर्चा करेंगे, जहां पे हम और आप साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा केस स्टडीज को। चलिए चलते चलते आपको कुछ बैचेस की जानकारी दे दें, जैसे यूपीएससी आईएएस आईपीएस बैच, जिसमें लिबर्टी, मंजिल और मिशन आईएएस फाउंडेशन के बैचेस हैं। साथ ही साथ बैच फॉर 2027 की बात करें तो हमारे पास जो मिशन आईएएस बैच है, इसमें आपको 3 सालों का फाउंडेशन मिलने वाला, कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस की तैयारी, साथ ही साथ एनसीईआरटी का कवरेज। यहाँ पे सीसैट की तैयारी भी कराई जाएगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगा, डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी होंगे, यानी आपको कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसमें डिस्काउंट चाहें तो आप के लाइफ 41 इस कोड का इस्तेमाल करके आप अधिक से अधिक डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। ये अगस्त ऑप्शनल की चर्चा रही। चलिए आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। कल या रोज
या हर रोज हम और आप तो मिलते ही हैं, कहाँ? समाचार मंथन में। समाचार मंथन जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं, यानी रोज के न्यूज़पेपर में क्या क्या खास बात है इनकी चर्चा करते हैं। और समाचार मंथन के लिए रोज सुबह 10 बजे आप मेरे से मिले, जहाँ ना केवल आपको जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो मिलेगी, बल्कि आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ के हिंदी में जो समाचार मंथन है उसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और हर संडे संडे अब एथिक्स की स्टडीज में हमारा आपका मिलना तो लगा ही रहेगा। चलिए आज की क्लास को फिर यहीं पे विराम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका केस हमारी इस क्वेश्चन के साथ जुड़ने के लिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि केस स्टडी सॉल्व करने में आपको कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ एथिक्स में हम आपकी और क्या क्या मदद कर सकते हैं इसके बारे में भी आप हमें कमेंट में अवश्य से अवश्य अवगत कराएं। तो चलिए समापन कर रहे हैं सत्र का। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्र के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का दिन शुभ हो।